हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का 6th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में अपन ने बोहर मॉडल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस, कुछ डेरिवेशन की बात की थी, जहाँ पे अपन ने रेडियस कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी कैलकुलेट किया था और एनर्जी कैलकुलेट किया था। अब ये जो भी चीज़ें बात की थी अपन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए बात की थी, और जो रेडियस था वो कौन सा रेडियस था कि भाई जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस। अब अगर कोई बोले कि भाई वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का मतलब कि भाई जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी की अपन बात कर रहे हैं। और एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन जो आपका एक पर्टिकुलर सेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एक पर्टिकुलर सेल में क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अब उसके अलावा दो चीज़ें और दो फॉर्मूलाज और रहते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। पहला उनमें नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका टाइम पीरियड। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कि भाई एक पूरा रिवोल्यूशन, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम इलेक्ट्रॉन लेगा। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा कि भाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपॉन क्या आएगा आपका v, कि भाई यहाँ पे टाइम पीरियड मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, एक इस पॉइंट से अगर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करे वापस यहाँ तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2πr। और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2πr अपॉन v। समझे इतनी चीज़, ठीक है। यहाँ पे अपन रेडियस और वेलोसिटी के वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका बहुत ही अजीब सा फॉर्मूला बन जाएगा कि वेलोसिटी लिखा था ना अपन ने 2πr kh समथिंग, ऐसा कुछ अपन ने लिखा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, फिर रेडियस का भी लिखा था, याद आया थोड़ा बहुत। रेडियस में लिखा था n² h² अपॉन 4π² km z² लिखा था अपन ने रेडियस में। वेलोसिटी में लिखा था 2π अपॉन nh। ये दो फॉर्मूलेज लिखे थे, वो यहाँ पे अपन यूज़ नहीं करेंगे। अपन जो भी नॉर्मली अपने पास क्वेश्चन आता है वो रेशियो का क्वेश्चन आता है। किस चीज़ का क्वेश्चन आएगा, आपका रेशियो का क्वेश्चन आएगा। तो अपने को पता है, इस फॉर्मूले से बता सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी। तो अपन लिख सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, n²/z। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, आपका z/n। तो इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ डिवाइडेड बाय z²। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा आपका n³ डिवाइडेड बाय z²। क्लियर हुआ इतना। ये फॉर्मूला आप याद रखना कि टाइम पीरियड का वैल्यू किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट चीज़ आता है आपका फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आता है आपका फ्रीक्वेंसी, की भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कि एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बोल सकते हैं अपन फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड आया। और टाइम पीरियड में अपन ने लिखा था कि टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ डिवाइडेड बाय z²। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा आपका n³। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे z का बात करें तो z क्या रहता है आपका, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और n का मतलब क्या रहेगा आपका, कौन सा शेल है, n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल। थर्ड शेल में बात कर रहा है, फोर्थ शेल में बात कर रहा है। तो इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि भाई वो पेपर में क्या पूछता है,
तो वो क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ frequency of electron revolving in third orbit of helium ion and second orbit of हाइड्रोजन एटम। जैसे अपन ने रेडियस और वेलोसिटी का क्वेश्चन किए थे, याद है आप लोगों को? सेम क्वेश्चन आपके पास आता है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी वो आपको पूछ सकता है। अब इसमें क्या करता है कि भाई अपने को पूछ रहा है क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ, तो अपने को पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज़, फ्रीक्वेंसी F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन N1 क्यूब, Z2 स्क्वायर अपॉन N2 क्यूब। क्लियर हुआ? अब Z मतलब पहले हीलियम के लिए बात कर रहा है, तो Z1 का वैल्यू क्या आएगा आपका? हीलियम के लिए Z1 क्या होगा? 2। थर्ड ऑर्बिट लिख रहा है, इसका मतलब N1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। और सेकंड में बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए Z कितना रहता है आपका? 1। सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ आपका? N2 इज इक्वल टू कितना आया? 2। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों को कि भाई जो वैल्यू दिया हुआ है वो अपन ने लिख लिया, N और Z का वैल्यू अपन ने लिख लिया। सेकंड के लिए बात कर रहा है Z और N का वैल्यू भी अपने को पता चल गया। अब डायरेक्टली अपने को वैल्यू सब्सटीट्यूट करना रहेगा। फर्स्ट में क्या है? 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा आपका? 1 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा आपका? 2 क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। और सॉल्व किया तो क्या है आपका? 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 27। और सॉल्व कर सकते हो तो इसका कितना? 8 4 कितना आएगा आपका? 32 डिवाइडेड बाय 27। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आ गया आपका? 32 डिवाइडेड बाय 27। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा क्या किया अपन ने। और ध्यान रखना कि भाई इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज अपने को याद करना रहेगा। तो फोर्थ फॉर्मूला अपन ने बोला था टोटल एनर्जी का। फिफ्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड का। और सबसे लास्ट सिक्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। सिक्स फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पूरी चीज़ें याद नहीं रखनी कि भाई इसका वो एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं याद रखना। आप याद रखना फ्रीक्वेंसी क्या रहता है आपका? 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा आपका? 2 पाई आर अपॉन वी। आर का वैल्यू पता है, वेलोसिटी का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करना और आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा? चाहे टाइम पीरियड हो चाहे क्या हो जाएगा आपका? फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? तो अभी एक काम करना कि भाई ये सारे डेरिवेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक काम करना कि भाई जब ये कंप्लीट हो जाए, एक पेपर पे बोहर मॉडल में एक पेपर पे सारे फॉर्मूलाज लिख लेना और उनको 2-3 बार आप लिख के ट्राई करना। आप लोगों को ये फॉर्मूलाज वगैरह क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है जिससे अपने पास आगे के क्वेश्चन, आगे की थ्योरी अपन जिससे रिलेटेड रहेगा कि भाई अपन ने एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था। एनर्जी इज इक्वल टू, याद करो एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था। एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने। टोटल एनर्जी का अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, -1/2 m 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने एनर्जी के लिए। ठीक है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि भाई
m कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। तो आपके पास ये सारी चीज़ें क्या है, आपके पास कांस्टेंट आया। एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है कि भाई टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या आएगा आपका, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आया। और इसमें कौन सा साइन आ रहा है टोटल एनर्जी का, आपका नेगेटिव साइन आ रहा है। टोटल एनर्जी का कौन सा साइन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। अब पहली बात आती है कि भाई इस फॉर्मूले से आप क्या समझते हो, इस एक्सप्रेशन से अपने पास क्या चीज़ें, इस एक्सप्रेशन से क्या चीज़ें अपने को पता चलती है। तो पहली बात आती है कि भाई नेगेटिव साइन का मतलब रहता है कि भाई आपके पास यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा फोर्स है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स किस में रहेगा आपका, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं तो ये तो होगा इलेक्ट्रॉन और क्या होगा आपका न्यूक्लियस में। अट्रैक्टिव फोर्स किस में है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन क्या आता है कि भाई जो एनर्जी की इक्वेशन आई उसमें आपके पास बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ दो चीज़ें वेरिएबल है। सिर्फ दो चीज़ें कौन कौन सी वेरिएबल है, एक तो आपका z वेरिएबल है और दूसरा क्या होगा आपका n। z और क्या होगा n वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा अगर आपका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ शेल भी अगर आप कांस्टेंट कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो एनर्जी क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा। इसको आप फोर्थ पॉस्टुलेट से भी रिलेट कर सकते हो, जिसमें बोहर ने बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। वो इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो कि अगर आप z और n का वैल्यू फिक्स कर देते हो तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सेल में रिवॉल्व करेगा तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अगला है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n। ठीक है कि भाई आपका n के स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा और नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बोलते हैं कि भाई आप फोर्थ पॉइंट भी लिख लेना, इसमें एक फोर्थ पॉइंट करके भी आप लिख लेना। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, कि भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा आपका एनर्जी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा आपका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपन बात करते हैं, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट शेल हुआ, सेकेंड शेल, और ये क्या है आपका थर्ड शेल आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन सिर्फ पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हो तो बताइए z का वैल्यू क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या आया आपका 1, z इज इक्वल टू क्या आया 1। और एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था अपन ने, E इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट शेल का एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर अपन E2 के लिए बात करें तो E2 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो 13.6 बाय 4 इज इक्वल टू कितना आया आपका -3.4, क्या आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऐसे ही E3 के लिए बात करें तो E3 क्या होगा, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, सॉल्व करोगे बाय 9 किया तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि भाई अपने पास अपन ने तीनों एनर्जी कैलकुलेट की,
-13.6, -3.4 और -1.51 लिख भी देते हैं यहाँ पे। 13.6 -3.4 -1.51, इसमें से देख के बताइए कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपका। न्यूमेरिक अपन विथ साइन बात करें, एनर्जी की वैल्यू क्या बात करें अपन, विथ साइन बात करें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अपन कंसीडर नहीं कर रहे। तो विथ साइन बात करें तो अपने को क्या पता चला, E3 क्या है आपका मैक्सिमम, या एक और चीज़ बोल सकते हैं E1 लेस देन E2 लेस देन E3, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, आपका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपका एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। तो अपन एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। कि भाई अपन एक पॉइंट बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, एनर्जी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोर्थ पॉइंट भी पता चला। इस फोर्थ पॉइंट के बेसिस पे अपन क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक। तो अभी आपका अगला पॉइंट आ रहा है, या नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो क्या होगा आपका, एनर्जी डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, एनर्जी डायग्राम। अब एनर्जी डायग्राम में बोलते हैं, और ये एनर्जी डायग्राम अपन सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डायग्राम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू बताओ कितना होगा आपका, 1 होगा। हाइड्रोजन के लिए अपने पास Z का वैल्यू कितना होगा आपका, 1। ठीक है। अब एनर्जी डायग्राम की बात करें तो अपन बोलते हैं कि भाई एक तो अपन ने क्या पॉइंट बोल दिया, न्यूक्लियस। एक पॉइंट क्या बोल दिया अपन ने, यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे क्या होगा आपका, न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस। अब इसके बाद डिफरेंट एनर्जी लेवल होंगे। न्यूक्लियस के जो सबसे पास में रहेगा, न्यूक्लियस के जो सबसे पास में रहेगा वो कौन सा शेल होगा, फर्स्ट शेल होगा। उसको क्या बोल सकते हो, E1 बोल सकते हो। इसके बाद E1 के बाद सेकंड, फर्स्ट शेल के बाद क्या आता है आपका, सेकंड शेल आएगा E2। E2 के बाद आएगा आपका E3 आएगा। E3 के बाद क्या बोल दिया अपन ने, E4, ऐसे ऐसे बोल सकते हो। और लास्ट शेल क्या रहेगा आपका, इनफाइनाइट। लास्ट क्या होगा आपका, n इज इक्वल टू क्या बोल दिया अपन ने, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल दिया अपन ने E2, ये क्या बोल दिया E1, सॉरी E2, ये आएगा E3, E4, और लास्ट क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट। यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है। E1, E2, E3 और क्या, E4 और क्या बोल दिया, इनफाइनाइट। और इनके अगर अपन नाम की बात करें तो इसको बोल सकते हैं कौन सा शेल हो गया, K, L, M, N, O, और ऐसे करते अपन इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है। अब अगर एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट सेल का एनर्जी कितना होता है, 13.6। सेकेंड सेल का एनर्जी क्या होगा, -3.4। थर्ड सेल का एनर्जी क्या होगा, -1.51। फोर्थ सेल का एनर्जी क्या होगा, -0.84 इलेक्ट्रॉन, 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो भी एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, किस में बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। और ये सभी वैल्यू किसके लिए बात किया है अपन ने, हाइड्रोजन एटम के लिए बात किया है। अगर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा एटम रहता, मान लो हीलियम रहता, तो हीलियम के केस में क्या बोल देते, Z इज इक्वल टू कितना हो जाता आपका, 2। बट हीलियम एटम के लिए नहीं बात करेंगे अपन, हीलियम आयन के लिए बात करेंगे, क्योंकि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होने पे अपन बोलेंगे बोहर मॉडल आपका अप्लीकेबल नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब और चीज़ें बात करते हैं यहाँ पे, इसी पे एनर्जी प्रोफाइल में अपन ने एक पॉइंट बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन, अगर आपका मान लो इलेक्ट्रॉन K शेल में है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन K शेल में रिवॉल्व करता रहेगा, इसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस आपका नहीं आएगा। फिर अगला पॉइंट अपन ने बोला था कि भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर जाएगा,
आपका एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। इतनी बात भी क्लियर हुई कि भाई 13.6 से ज़्यादा रहता है -3.4, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा आपका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इनको एनर्जी ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं कि E1 से एनर्जी E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन क्या हुआ आपका E4। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक मेरे को सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर आप इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका K से L में जंप करेगा। तो अगर K से L में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि भाई कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो एनर्जी कितना रिलीज करेगा, अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो आइदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक आपका मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, लोअर से हायर एनर्जी में जा रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कि भाई आपके पास कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, अब ज़्यादा एनर्जी की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाए, हायर से आपका लोअर की तरफ मूव करे, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास एनर्जी रिलीज करेगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई सब लोगों को। तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर टू लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, आपका रिलीज करेगा। और कितना एनर्जी रिलीज करेगा, उन दो शेल में जो भी आपका एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका रिलीज करेगा। तो अभी अपन वापस बात करते हैं अपना एनर्जी डायग्राम में। तो अगर इलेक्ट्रॉन K से L में मूव करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, K से L में मूव करे, तो पहला पॉइंट आता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा। तो इसके लिए अपन ने बोला था कि सिंपल सी चीज़ आपको सोचनी रहेगी कि अगर हायर टू लोअर में जा रहा है तो क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज करेगा, लोअर टू हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो K सेल कौन सा है, आपका लोअर है, और L क्या है, आपका हायर सेल है। इसका मतलब एनर्जी क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा। फर्स्ट पॉइंट आया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो K से L में मूव कर पाएगा। और इसके लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, वो इसका डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कितना होगा आपका, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो E2 का वैल्यू क्या है, -3.4 माइनस ऑफ 13.6 इज इक्वल टू कितना है, प्लस हुआ ये आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर 10.2 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, K से L शेल में मूव करेगा। कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, K से L शेल में मूव करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझे सारे लोग, ठीक है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल है, अगर इलेक्ट्रॉन को K से M में जाना है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, K से M सेल में मूव कर रहा है, तो पहला पॉइंट आता है, तो बताइए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई कौन सा सेल हुआ, N इज इक्वल टू क्या होगा आपका, K का मतलब क्या हुआ 1, K के बाद क्या आता है आपका K L M और N, या N इज इक्वल टू 1 2 3 और क्या हुआ 4th। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है 1 से 3। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जंप कर रहा है, आपका 1 से 3 में इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है। इसका मतलब 1 क्या है, आपका लोअर एनर्जी लेवल है, और 3 क्या है, आपका हायर एनर्जी लेवल है। तो बताइए लोअर टू हायर जाने पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका सेकंड पॉइंट आता है कि भाई मान लीजिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है,
तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो बोलते हैं जो आपका एनर्जी डिफरेंस रहेगा, तो उसका वैल्यू लिखेंगे E3 माइनस E1। वैल्यू क्या आएगा आपका E3 माइनस E1। अगर हाइड्रोजन एटम आया तो E3 का एनर्जी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था E3 का एनर्जी माइनस 1.51 और E1 का एनर्जी क्या होगा माइनस 13.6। तो अगर हाइड्रोजन एटम हुआ तो अपन क्या लिखेंगे माइनस 1.51 माइनस ऑफ 13.6, तो वैल्यू क्या आएगा प्लस 13.6 माइनस 1.51। और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका एनर्जी किस में आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहेगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो आप लोगों को, सब लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम पता चला। और एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या बोलते हैं कि भाई जो सबसे कम एनर्जी वाला रहेगा वो किधर रहेगा, आपका बॉटम में रहेगा। सबसे कम एनर्जी लेवल वाला किधर रहेगा, आपका बॉटम। ये कौन सा शेल होगा आपका, KLMN, और लास्ट वाला क्या बोल दिया अपन ने, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का एनर्जी क्या बोलती है, अपन बोलते हैं E इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा आपका मैक्सिमम, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, आपका 0। इनफाइनाइट की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अभी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कि अगर इस डायग्राम को अपन देखें तो अपन एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि भाई जो आपका 1 और 2 का गैप है, आपका किसका गैप है, 1 और 2 एनर्जी लेवल का गैप है, वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, 2 और 3 में। किसके कंपैरिजन में, 2 और 3 में। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली अपन ने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये अपन ने एनर्जी भी कंसीडर की है कि भाई आपका एनर्जी गैप ज़्यादा, अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो उसका गैप ज़्यादा कंसीडर किया, एनर्जी गैप कम हुआ तो उसका गैप, लाइंस का गैप क्या बोल दिया अपन ने, कम बोल दिया। बट ये याद रखना, ग्राउंड का एनर्जी क्या होगा 13.6, फर्स्ट E2 का एनर्जी क्या होगा माइनस 3.4, E3 का एनर्जी क्या होगा माइनस 1.51, E4 का एनर्जी क्या होगा माइनस 0.84। कुछ जगह 84 भी लिखा रहता है, 85 भी रहता है, दोनों एक ही बात है, कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क आपका नहीं आता। तो ये एनर्जी की वैल्यू भी याद रखना। एटलीस्ट हाइड्रोजन के लिए अप टू E4 तक तो आप लोगों को एनर्जी का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो एनर्जी डायग्राम सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। अब एनर्जी डायग्राम के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास, एनर्जी डायग्राम के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास कुछ डेफिनेशंस। एनर्जी डायग्राम के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है अपने पास, कुछ डेफिनेशंस जिनकी अपन बात करते हैं या जो अपने पास यूज़ आएगा। तो सबसे पहला डेफिनेशन रहता है, आप ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हो। सबसे पहला डेफिनेशन क्या होता है आपका, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हो। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, क्या होगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा। और क्या बोल सकते हो, E1, n इज इक्वल टू 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्राउंड स्टेट। अगर एनर्जी प्रोफाइल में बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या होगा आपका, n इज इक्वल टू 1, ये कौन सा स्टेट होगा आपका, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब कि भाई वो एनर्जी लेवल जिसके लिए एनर्जी का वैल्यू क्या होगा आपका, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम और आयन। क्लियर हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी क्या होगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव साइन बताओ क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्या डिनोट कर रहा है कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हीलियम के लिए बात करो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, एनर्जी का वैल्यू तो अपने को पता ही है, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय Z² बाय N²। ग्राउंड स्टेट के लिए N इज इक्वल टू कितना होगा 1, हीलियम के लिए Z बताओ क्या होगा आपका, हीलियम आयन के लिए Z इज इक्वल टू 2। Z अगर 2 आया तो आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2² कितना आया 4, तो वैल्यू आएगा माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला डेफिनेशन सब लोगों को क्लियर हुआ।
ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो भी रहेगा वो होगा आपका ग्राउंड स्टेट। और दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हो, ग्राउंड स्टेट के लिए आपका एनर्जी एन का वैल्यू क्या होगा आपका 1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आता है आपका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट को अगर आप छोड़ दोगे तो ग्राउंड स्टेट को के अलावा जो भी एनर्जी लेवल होगा सबको क्या बोलेंगे अपन, एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ एटम अदर देन द ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल होगा वो सारे एक्साइटेड स्टेट, उन सबको क्या बोलेंगे अपन, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर अपन एनर्जी मतलब नॉर्मल बात करें कि भाई ये अपन ने बोल दिया ये एनर्जी लेवल, इन्हीं को लाइंस बोल देते हैं, ये क्या रहेगा आपका फर्स्ट, ये क्या हुआ आपका सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड बेटर है, इससे बोल देते हैं E1 E2 E3 E4 E5 और इधर बोल दिया E6। अलग अलग आपका एनर्जी लेवल है। ये E1 हो गया, ये अपन मतलब ऐसे ही नॉर्मल एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। ये है आपका E5 और ये क्या है आपका E6, लिखा, ठीक है। अब इसको बोल सकते हैं KLMNOP और आगे जाते रहोगे तो लास्ट क्या आएगा आपका इनफाइनाइट, लास्ट क्या आएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी चीज़, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इनमें बताइए ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा आपका, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 वाला क्या होगा आपका ग्राउंड स्टेट। ये क्या होगा n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू क्या है आपका 6। यहाँ तक क्लियर हुआ, अलग अलग अपन ने सेल बता दिए, ठीक है। ग्राउंड स्टेट सबको क्लियर हुआ। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल हुआ वो सब क्या होंगे एक्साइटेड स्टेट। ये भी एक्साइटेड स्टेट, E5 भी एक्साइटेड, ये भी एक्साइटेड, E2 भी एक्साइटेड, E5 भी एक्साइटेड स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें बोले कि भाई बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा। आपको क्या पूछा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा रहेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, अब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है। अब एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, आपको पता है कि भाई E1 लेस देन क्या होगा E2, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक फोटोन इसको देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये किस में जाएगा आपका E2 में जाएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद पहले E2 में जाएगा, फिर E3 में जाएगा, फिर E4 में जाएगा। तो बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं E2 क्या है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E2 क्या होगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E3 क्या होगा सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड और ये क्या होगा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट सब लोगों को क्लियर हुआ, ग्राउंड स्टेट भी सब लोगों को क्लियर हुआ। ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल क्या होगा आपका ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट रहेगा। इन सब को देख के एक और चीज़ पता चला, ये 2 अगर हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड, 3 हुआ, अगर 3 हुआ तो आपका सेकेंड एक्साइटेड, फोर्थ स्टेट हुआ तो कौन सा होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ में फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो एक नोट लगा के एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट ऑलवेज क्या होगा आपका एक कम रहेगा। एक्साइटेड स्टेट ऑलवेज क्या होगा एक कम। एक कम का मतलब क्या हुआ, अगर आपका फोर्थ स्टेट है, क्या है फोर्थ स्टेट है, फोर्थ ऑर्बिट में है, इसका मतलब क्या है आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुआ, मतलब याद रख लेना ये शॉर्ट में, एक्साइटेड स्टेट ऑलवेज एक कम रहेगा। एक्साइटेड स्टेट कितना कम रहेगा आपका एक कम रहेगा। क्लियर हुआ एक्साइटेड स्टेट सब लोगों को,
तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 हुआ तो सेकेंड एक्साइटेड, n इज इक्वल टू 4 हुआ तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू n+1 हुआ तो क्या होगा, nth एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब ऑलवेज क्या होगा, एक कम होगा आपका एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका एनर्जी, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एनर्जी आता है आपका एक्साइटेशन एनर्जी। अगला एनर्जी क्या होगा आपका, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि आपको एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम टू एनी अदर स्टेट ऑफ एटम। एक्साइटेड स्टेट का मतलब पहले बात आती है कि भाई एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड एनर्जी का मतलब कुछ एक्साइटेड स्टेट से रिलेटेड होगा। और एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हो कि भाई ग्राउंड स्टेट को छोड़ दो, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल होगा वो एक्साइटेड स्टेट होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट में था, तो उसको किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, एक्साइटेशन एनर्जी। मान लीजिए इसको भेज दिया आपने थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, किधर भेज दिया आपने, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। मान लो इसी को किधर भेज दिया आपने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, तो ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी। अगर इसी इलेक्ट्रॉन को आपने किधर भेज दिया, फोर्थ स्टेट में भेज दिया, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ एक्साइटेड एनर्जी। तो एक्साइटेड एनर्जी क्लियर हुआ कि एनर्जी रिक्वायर्ड, कि जिसके एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अनदर एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू एनी अनदर एक्साइटेड स्टेट। और अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी प्रोफाइल से बोल सकते हैं अपन कि ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर अपन भेज दें तो आपको एनर्जी कितना रिक्वायर्ड रहेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हो तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन या फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड के बाद आता है फोर्थ डेफिनेशन आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ डेफिनेशन क्या होगा आपका, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन का याद रखना, आयनाइजेशन का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा जिससे आप इलेक्ट्रॉन को किससे किधर भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में भेज रहे हो। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भेज रहे हो, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में भेज रहे हो। तो आप याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन को किधर से किधर मूव कर रहे हो, ग्राउंड से आप इन्फिनिटी में भेज रहे हो। इसको एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे अपन बात करते हैं। ग्राउंड से इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन बहुत दूर पे बोल दिया कि ये कौन सा स्टेट है आपका, इन्फिनिटी वाला पार्ट है। इन्फिनिटी का एनर्जी है ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। इलेक्ट्रॉन किधर है आपका, ग्राउंड स्टेट पे है, तो इसका एनर्जी होगा -13.6 Z² अपॉन 1²। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी क्या होगा आपका, E1 इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/1 -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। इन्फिनिटी का एनर्जी क्या है आपका, 0। 0 का मतलब क्या हुआ, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। कि भाई अपन बोलते हैं इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कोई भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को एक और टर्म भी बोल सकते हैं कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इधर से कहाँ पे भेज रहे हो,
इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो आप, इन्फिनिटी में भेज रहे हो। या ऐसे बोल सकते हो कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन, क्योंकि अगर इन्फिनिटी में भेज देते हो तो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे कोई भी अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ से ये चाहे कहीं पे भी जाए कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं हुआ। तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रहेगा, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू हाइयर एनर्जी क्या है, ई इन्फिनिटी माइनस E1। इन्फिनिटी का एनर्जी ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ऑफ 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, माइनस माइनस से क्या हुआ प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ सब लोगों के। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ तक भेज रहे हो, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में भेज रहे हो, ग्राउंड स्टेट से किस में भेज रहे हो, इन्फिनिटी। और आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा आपका प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हाइड्रोजन के लिए बात करो तो हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो वैल्यू क्या होगा 13.6। हीलियम आयन के लिए बात करो तो 13.6 इंटू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर। लिथियम आयन लिखें तो उसके लिए भी वैल्यू क्या होगा मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, अपन ने क्या लिखा 3 स्क्वायर। तो तीनों टर्म क्लियर हुआ। फर्स्ट क्या बोला था अपन ने, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को आप भेज रहे हो कहाँ से कहाँ तक, ग्राउंड स्टेट से कोई भी एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर लोअर टू हायर भेज रहे हो तो क्या होगा आपका एनर्जी रिक्वायर्ड। फिर अपन ने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब कहाँ से कहाँ तक भेज रहे हो आप, ज़ीरो से इन्फिनिटी। लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में भेज रहे हो तो क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सब लोगों के, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फोर्थ डेफिनेशन, वो क्या है आपका बाइंडिंग एनर्जी। फोर्थ डेफिनेशन क्या है आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी को अपन आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। आयनाइजेशन में होता क्या है आपका, आयनाइजेशन में अगर अपन बात करें कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी में होता क्या है आपका, ज़ीरो टू अपन क्या कर रहे हैं अपन, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे अपन, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में भेज रहे थे। ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक भेज रहे थे अपन, इन्फिनिटी में भेज रहे थे। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू इन्फिनिटी। चाहे कोई भी स्टेट हो, वहाँ से अगर आप इन्फिनिटी में भेज रहे हो तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा वही क्या होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी होगा। इसको अगर अपन डायग्राम के बेसिस पे बात करें तो अगर मान लो एनर्जी प्रोफाइल की बात करें, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकेंड स्टेट है। अब एक केस है इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है, दूसरा केस बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, n इज इक्वल टू 2 में है। और ये कौन सा लेवल आया आपके पास, ये कौन सा लेवल आया आपका, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कौन सा लेवल आया आपका, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी चीज़ ठीक है। अब अपन बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में भेज दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया अपन ने, ग्राउंड स्टेट से, ये इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है, अब यहाँ से अपन ने इलेक्ट्रॉन को किधर भेज दिया, इन्फिनिटी में। n इज इक्वल टू 1 से किधर भेज दिया अपन ने, इन्फिनिटी में। दूसरा केस आया जहाँ पे क्या किया अपन ने, इलेक्ट्रॉन को सेकेंड स्टेट से n इज इक्वल टू 2 से किधर भेज दिया अपन ने, इन्फिनिटी भेज दिया।
अब आप लोअर से हायर में भेज रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। इधर भी एनर्जी क्या लिखेंगे अपन, रिक्वायर्ड रहेंगे। तो अपन ने बोला था अगर आप ग्राउंड से इन्फिनिटी में भेज रहे हो तो ये कौन सा एनर्जी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा पॉइंट बोला था चाहे किसी भी स्टेट से आप इन्फिनिटी में भेज रहे हो तो ये कौन सा एनर्जी होगा, आपका बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा, बाइंडिंग एनर्जी। इसको भी क्या बोल सकते हो, ग्राउंड से भी इन्फिनिटी में भेज रहे हो तो भी क्या होगा, आपका बाइंडिंग एनर्जी। ग्राउंड से भेज रहे हो तो ये क्या होगा, फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी। सेकंड से भेज रहे हो तो कौन सा एनर्जी होगा, सेकंड बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को। तो अपन बोलते हैं कि भाई इस डायग्राम के बेसिस पे एक और चीज़ बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्लियर हुआ सब लोगों को। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और एक नोट करके एक और पॉइंट लिखना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम और आयन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम और आयन। तो अभी डेफिनेशन सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज क्या करना, होमवर्क में क्या रहेगा कि भाई जितने भी अपन ने टर्म्स अभी तक पढ़े हैं बोहर मॉडल में, जो भी आपका फॉर्मूला आया है, फॉर्मूलाज आए हैं जितने, वो एक पेज पे लिखना और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप कंप्लीट करना। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ वापस से, आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के क्या क्या फॉर्मूलाज रहेंगे। फिर उसके बाद अपन ने एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें की थी। फिर अपन ने एनर्जी डायग्राम पढ़ा था। फिर इसके बाद अपन ने बात की ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मीनिंग हुआ, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मीनिंग हुआ, ठीक है। अब एक बार नोट्स वगैरह कंप्लीट करना।